नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं बीपी गंगा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आश्रम में अनर्थ कांड रहस्य का मृत्युलोक के साथ। जी हां, खुद आसाराम जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन यूपी के गोंडा में उनका एक आश्रम है जहां खड़ी एक कार से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई है। आसाराम के आश्रम में गुमशुदा बच्ची का शव। आसाराम का आश्रम क्यों बना मृत्युलोक? आसाराम भले ही जेल की सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन उनके एक आश्रम से ऐसी खबर सामने आई जिसने सनसनी मचा दी। ये गोंडा में मौजूद आसाराम का वो आश्रम है जहां बीते कई दिनों से लापता बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाबालिग बच्ची का शव आश्रम में खड़ी एक कार के अंदर से बरामद हुआ। इस बच्ची का घर आश्रम के पास ही है। बताया जा रहा है बच्ची 5 अप्रैल से लापता थी। उसका शव 4 दिन बाद आश्रम में खड़ी ऑल्टो कार से तब बरामद हुआ जब कार से बदबू आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। आसाराम के आश्रम के अंदर एक नाबालिग बच्ची का कार के डिग्गी में शव मिला है। शव की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने जिस तरीके से पूरे कार और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिजन की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है और परिजन ने बताया है कि जिस तरीके से बच्ची 4-5 दिन से गायब थी, उन्होंने आश्रम के अंदर भी ढूंढा था। पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आश्रम के अंदर बॉडी नहीं मिली थी और अब जब बीती रात पुलिस की जानकारी के बाद अब इनका शव मिला है तो पुलिस हरकत में आकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है और परिजन ने कुछ नामजद लोगों पर तहरीर दी है। उनका आरोप है कि पुराने विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम कहीं ना कहीं उन लोगों ने दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी और पुलिस हर बिंदुओं और हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। इसके बाद आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाली नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस बीच मृतक बच्ची की मां ने दावा किया कि कुछ सालों पहले बच्ची के पिता भी इसी तरह लापता हो गए थे। इस साजिश के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। केस का मैटर था, उसमें हमारे पति को 2 साल बाद गायब हुए। अब घर का मैटर है तो मेरी बेटी को गायब करके मार दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर कब कैसे इस आश्रम के अंदर बच्ची दाखिल हुई और जिस कार में उसका शव बरामद हुआ है वो कार किसकी है और कैसे उस कार के अंदर बच्ची का शव पहुंचा। जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तो ये पूरा मामला रहस्यमयी बना हुआ है कि आखिर आश्रम के पास रहने वाली एक बच्ची कैसे आश्रम के अंदर दाखिल हुई और क्या इस बच्ची की हत्या के पीछे आश्रम के ही किसी शख्स का हाथ है। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। एक और बच्ची की मौत का सच जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है, तो दूसरी तरफ हापुड़ के हैवान को सबसे बड़ी सजा दी जा चुकी है। सिर्फ 44 दिन में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को हापुड़ कोर्ट ने सुनाई सजाए उम्र कैद। ये फैसला हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए एक मिसाल है, तो दूसरी तरफ हैवानों के लिए सीधा संदेश, अगर भूल से भी ऐसा अपराध किया तो बगैर देर किए होगा फुल एंड फाइनल हिसाब। हापुड़ के हैवान को सबसे बड़ी सजा। चौवालीस दिन में दरिंदे को सजाए उम्र कैद। अगर मासूम से दरिंदगी की तो बगैर देर किए फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। यही संदेश यूपी के हापुड़ में एक मामले पर फैसला सुनाते वक्त हापुड़ कोर्ट की तरफ से दिया गया। यही है वो दरिंदा जिसके ऊपर 6 साल की मासूम से बलात्कार करने
और फिर उसकी हत्या करने का आरोप लगा। लेकिन महज 44 दिन के अंदर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष बात यह है कि कोविड की वजह से कोर्ट बंद रही, मोर्चा न्यायालय तो 44 कार्य दिवस में बहुत ही कम समय योजना की तरफ से पैरवी काफ़ी प्रभावी तरीके से की गई। सभी टीम वर्क रहा, सभी का सहयोग रहा। कितने वर्ष की सजा हुई है इसमें? इसमें उम्र कैद की सजा हुई है अभी अमजद को, 302 में और पोक्सो में, दोनों अलग अलग धाराओं में भी। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ रहने वाली 6 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। बच्ची को तलाशते वक्त परिजनों को पुलिस ने पड़ोस के एक मकान में बदबू आने पर घर के दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में घुसे तो एक संदूक में बच्ची का शव मिला। जांच के बाद पुलिस ने मृतक बच्ची के पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। FIR दर्ज हुई थी हापुड़ नगर थाने में। इसमें एक छोटी बच्ची थी जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 2 वीक्स इसमें चार्जशीट फाइल की थी और जो ऑनरेबल कोर्ट हैं उनके 44 वर्किंग डेज में उसमें जो अभियुक्त है उसको सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है उसमें और मृत्यु तक। इस मामले में कोर्ट के फैसले को मिसाल की तरह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। और अब बात उस अदृश्य लुटेरे की जो अब तक करोड़ों के जेवरात लील गया है और एक के बाद एक बैंक को अपनी जद में लेता जा रहा है। दरअसल कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखे करोड़ों के जेवरात गायब हो चुके हैं। ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि आखिर खजाना कौन खाली कर रहा है। लेकिन इसी बीच कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखे गहने गायब होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। देखिए लॉकर में अदृश्य लुटेरा गहनों का पाताल लूट। जेवरात लील रहा लॉकर, एक के बाद एक ग्राहक हो रहे शिकार। कानपुर का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर ग्राहकों की चहलकदमी है और ये किसी लोन या फिर ऑफर की देन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनसनीखेज मामले की वजह से है जिसने इस बैंक के ग्राहकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। पिछले 1 महीने से लगातार कई ग्राहक जब इस बैंक में आकर अपना लॉकर खोलते हैं तो खजाना खाली मिलता, यानी उनकी कमाई से बनाई गई सारी जमा पूंजी गायब नजर आती है। गाढ़ी कमाई को रखने वाले लोग लॉकर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं और कीमती जेवरात वहां रखते हैं इस भरोसे से कि वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कानपुर के बैंक्स इन कीमती जवाहरातों को लील जा रहे हैं, क्योंकि जब लॉकर्स ग्राहकों द्वारा खोले जा रहे हैं तो वहां पर कीमती रखा हुआ सामान गायब मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 ग्राहकों के जेवरात 3 करोड़ के गायब हो गए थे। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में जब एक ग्राहक अपने लॉकर में रखे हुए सामान को चेक करने पहुंचा तो 45 लाख के जेवरात वहां से गायब थे। एक तरफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का खजाना लगातार खाली होने की खबर आ रही थी, तो वहीं अब मॉल रोड पर बने बैंक ऑफ इंडिया का भी एक मामला सामने आया है, जहां ऐसा ही कुछ हुआ देवी गोस्वामी के साथ, जब वो कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया में दाखिल हुई और फिर हड़बड़ाती हुई सीधे बैंक में अपने बने लॉकर के पास पहुंची और जब लॉकर को खोला तो उनकी जमा पूंजी लॉकर लील चुका था। बैंक के लॉकर में रखी जमा पूंजी, धीरे धीरे करके जमा किए जेवरात, लॉकर में बंद थे 45 लाख रुपए के जेवरात। लॉकर खोला तो खजाना खाली मिला। देवी गोस्वामी अकेली नहीं है, उनके जैसे कई और ग्राहक हैं जिनका खजाना बैंक में रखे रखे खाली हो गया और ये कौन कर रहा है, इसका जवाब भी बैंक कर्मचारियों के पास नहीं है। लॉकर चेक करने आए होंगे आप? हाँ, चेक करने आए। बताया क्या जा रहा है बैंक के द्वारा? पेपर में निकला था आज की उसमें लॉकर टूट गया है तो हम लोग चेक करने आए। क्या बताया जा रहा है लॉकर के बारे में? क्या बताया जा रहा है? चेक करेंगे? हाँ, बोल रहे फॉर्म दिया है कि उन्होंने इसको सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म। हाँ, तो अब इसको भर करके लोग खोल के देखे पहले क्या पोजीशन है। भरोसे से रखा होगा, अपने बड़े भरोसे से सामान रखा होगा। बिल्कुल भरोसा ही है, तभी यहाँ आए, किराया देते हैं। जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो क्या दिमाग में आता है, जहन में आता है? अब जहन में तो जो सब सही मिले यही आता है। कब से आपका लॉकर? 2013 से। जब ये खबरें निकल के आ रही कि लॉकर में रखा हुआ सामान सेफ नहीं है तो क्या करें? उसने देखने आए कि सही है कि नहीं, मतलब बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ हाँ। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कई लॉकर हैं और बीते 24 दिनों में कुल 212 लॉकर खोले जा चुके हैं, जिनमें 9 लॉकर्स में से सामान गायब मिला। इनमें से करीब 3 करोड़ के गहने गायब मिले।
जब आपने ये खबर सुनी तो आप आए हैं, बैंक आए हैं? बस चेक करने आए कि सामान क्या है क्या चेक करने आए? जी जी जी। आपका भी लॉकर है? हम लोग साथ ही हैं। अच्छा, ये कितने साल पहले आपका लॉकर आपने लिया था? याद नहीं है प्रॉपर, काफी टाइम हो गया। लॉकर बंद करने क्यों आ गए? बंद, कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई तो बंद भी करेंगे। जब कोई भरोसा नहीं है कब पैसा गायब हो जाए, कब उसमें गाड़ी कमाई रखी हुई हमारी खत्म हो जाए, इससे बढ़िया घर में ही रखे ना, ज्यादा सेफ रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को चूना लगाने वालों का कोई पता नहीं चल पा रहा है और लगातार पुलिस जांच की बात कह रही है कि ये थाना फील खाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया जो फूलबाग ब्रांच है वहाँ का एक प्रकरण, एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें एक आवेदिका हैं देवी गोस्वामी करके, उनके बैंक के जो लॉकर उनका जो था वो लगभग उन्होंने भी बताया कि 2 साल बाद उन्होंने उसको खोला था और जब वो खोलने गई तो चाबी लगा ही रही थी तो उनका जो लॉकर था वो खुला पाया गया। हम लोग मौके पे भी गए थे, वहाँ पे उसके लॉकर को भी देखा गया, जो उनके बेटे थे वो भी साथ में थे। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको हम लोगों ने संज्ञानित ले लिया है और उस पर हम लोग FIR पंजीकृत करा के, तो उन्होंने एप्लीकेशन में लिख के दिया है वो 40 से 50 लाख की वैल्यू उन्होंने दी है, तो हम लोग इसमें FIR पंजीकृत कर रहे हैं। एक के बाद एक आ रहे इस मामले ने हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है और जांच जारी होने की बात कही जा रही है। लेकिन आखिर कौन बिना लॉकर खोले खजाना खाली कर रहा है, इसका जवाब इस वक्त ना ही बैंक कर्मचारियों के पास है और ना ही पुलिस के पास। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा पार्ट 2। ये वो अभियान है जिसके खौफ से अपराधियों में जबरदस्त कोहराम मचा है। जगह जगह या तो अपराधी डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं या फिर कानून के रखवालों की गिरफ्त में आ रहे हैं। आज भी प्रदेश भर में कई जिलों से बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की कई तस्वीरें सामने आई। देखिए हम क्यों कह रहे हैं सुधर जाओ, सरेंडर कर दो वरना खैर नहीं। आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा, सहारनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा, सूबे में अपराध करोगे तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा धुआंधार तरीके से जारी है। ऐसा कोई दिन, ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपराधियों और कानून के रखवालों में मुठभेड़ न हुई। आजमगढ़ और सहारनपुर में भी बदमाशों की शामत आ गई है। पहले आपको आजमगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश घायल हो गया। इस पर लूट डकैती के आरोपों में 5 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया। जबकि दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां दिन दहाड़े शहर की पौष कॉलोनी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। कार से भागने की कोशिश कर रहे बदमाशों की घेराबंदी कर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया। कार्रवाई में 3 घायलों समेत 5 की गिरफ्तारी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। योगीराज में आपने बुलडोजर का एक्शन तो खूब देखा, लेकिन आज रामपुर में जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचा तो लोगों ने जमकर पथराव किया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कहां-कहां चला बाहुबली बुलडोजर। अब तक आपने जगह जगह बुलडोजर को एक्शन में देखा है, लेकिन ये रामपुर की तस्वीर है जब बुलडोजर पर ही गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। भीड़ ने अवैध निर्माण हटाने आए बुलडोजर के खिलाफ तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ में शामिल लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। अब इस एक्शन का इस तरह विरोध करने पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नंगली में एक शिव मंदिर है, उसके बगल में एक दीवार का निर्माण किया गया था कुछ सालों पहले। दीवार से किसी एक व्यक्ति विशेष का, दौलत राम जिनका नाम है, उनके घर से आने जाने का रास्ते का अवरोध हो रहा था। तो वो सिविल कोर्ट गए, उसमें उन्होंने केस लड़ा, वो सिविल कोर्ट से केस जीत कर आए, जिसका ऑर्डर 2016 का है। उसी के अनुपालन हेतु कोर्ट ने अभी 2022 में अपने अमीन को वहाँ भेजा था उसके अनुपालन के लिए। तो उन्होंने जब वो दीवार गिराई तो वहाँ पर थोड़ा विवाद हुआ, तो सबसे बातचीत कर दोनों पक्षों का आपसी विवाद सुलझाया, वहाँ पर जमीन नाप के दिया।
दूसरी तरफ गोंडा, पीलीभीत और बाराबंकी में अवैध निर्माण पर चला बाहुबली बुलडोजर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा डॉक्टर जो करता था धर्मांतरण वाला ऑपरेशन। सिद्धार्थनगर में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि जिस अस्पताल में वो काम करता था, वहां के एक डॉक्टर फारूकी ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर का ऑपरेशन धर्मांतरण, अस्पताल में कराता था धर्म परिवर्तन। सिद्धार्थनगर के एसपी दफ्तर पहुंचे शख्स ने जैसे ही पुलिस वालों को अपनी आप बीती सुनाई, हर कोई सन्न रह गया था, क्योंकि इसके हाथ में आधार कार्ड था, उससे इसका नाम मेल नहीं खा रहा था और उसके पीछे की वजह जानकर हड़कंप मच गया। आधार कार्ड के हिसाब से शख्स का नाम करम हुसैन है, लेकिन इसका असली परिचय करम हुसैन नहीं बल्कि रामराज यादव है और इसका धर्म परिवर्तन किसी और ने नहीं बल्कि एक डॉक्टर ने करा दिया। यहाँ पे आए हम डीएम-एसपी की दरखास्त डाले रहे 1 महीने पहले, कार्रवाई नहीं हुआ। हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया है, कहा मुसलमान बन के नहीं रहेंगे तुम्हें हम जान के मार के फेंक देंगे। 3 साल से हम कार्रवाई करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा साथ में यह हुआ है, मुसलमानी मेरा कराया गया है खतना। रामराज यादव ने बताया कि वो एक क्लिनिक पर काम करता था। वो क्लिनिक डॉक्टर फारूकी का था। इस दौरान लगातार डॉक्टर फारूकी उसे आयतें पढ़ने के लिए कहता। धीरे धीरे वो डॉक्टर फारूकी की बातों में आता चला गया और फिर डॉक्टर फारूकी ने कर दिया ऑपरेशन धर्मांतरण। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। कहते हैं अपने लड़के बच्चे को मुसलमान बना दो, तुम्हें रुपया चाहिए रुपया ले लो। हम लोग हिंदू से मुसलमान बहुत लोग को बनाए हैं, हम लोग विदेश से रुपया पाते हैं। अब चाहते हैं हम मेरा कार्रवाई हुआ, अच्छे से कार्रवाई हुआ, अच्छे से जांच हुआ। नहीं जबरदस्ती कराया गया, हम अपनी मर्जी नहीं हुई। पीड़ित रामराज ने बताया कि डॉक्टर फारूकी ने ही उसका धर्म परिवर्तन कराया। रामराज को कुरान की आयतें पढ़वाई गई। इस दौरान रामराज का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। करम हुसैन के नाम से बनवाया नया आधार कार्ड। वहीं पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लिया, तो वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि आरोप लगाने वाला खुद चोरी के इल्जाम में जेल में बंद था और हाल ही में जेल से छूटा। ऐसे में पुलिस भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में एक इटवा का रहने वाला युवक है, इटवा थाना क्षेत्र का। उसने एक डुमरियागंज के थाना क्षेत्र के रहने वाले आदमी पे आरोप लगाया है धर्मांतरण का। इसमें पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो अब तक इसमें 2 दिन में LIU की और थाने की जांच हुई है, उससे पता चला है कि जिस पे आरोप लगा रहा है आवेदक, उसके यहाँ पे इसने 2-3 साल तक नौकरी भी किया है और आवेदक अभी जेल से छूट के आया है। मोबाइल चोरी के मुकदमे में इटवा थाना क्षेत्र से जेल गया था और वहाँ से छूट के आया है। उसके बाद इसने ये आरोप लगाए हैं। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस डॉक्टर फारूकी से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिसके यहाँ रामराज काम करता था और उसी पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। एबीपी गंगा के लिए सिद्धार्थनगर से सिंगेश ठाकुर की रिपोर्ट।